हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेस्ट हब के बीपीएससी के टेस्ट 1 में। इस टेस्ट में हम लोग प्राचीन भारत के का जो इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जीएस सेगमेंट में, और साइंस सेगमेंट में इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है और जिस पे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। अब हम अपना टेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, प्राचीनतम साक्ष्य कह रहा है और यहाँ पे इसने क्या क्या दे रखा है आपको। लोथल जो एक हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा तो हड़प्पा स्थल है ही, साथ ही एक है मेहरगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेहरगढ़ आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो लहुरा देव है, लहुरा देव, अगर आपको कभी ऑप्शन में लहुरा देव दिखता है, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में अगर लहुरा देव है तो आप आंसर लहुरा देव को टिक करेंगे, क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट है, रिसेंट खोज है। बहरहाल जो हमारा आंसर है वो है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है वो है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में पड़ती हैं भीमबेटका की गुफाएं, और यहाँ पर दीवारों पर आदिवासियों द्वारा बनाए चित्र अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर पूरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। तो ये अवशेष बेलन घाटी से मिले हैं, जो यूपी में है बेलन घाटी। वहाँ से ये जो तीनों काल हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण कालीन चित्र, ये तीनों चित्र जो हैं वो बेलन घाटी से मिले हैं। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि ये डिवीज़न जो है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ये इनमें क्या क्या चेंजेज हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुरापाषाण के आसपास जो है वो कह सकते हैं आपकी जस्ट आइस एज से, आइस एज ख़त्म, आइस एज नहीं बोलेंगे, मतलब ये कहेंगे कि उस समय ठंड ज़्यादा है ना। जानवर बड़े हो रहे हैं, मतलब जानवर बड़े पाए जा रहे हैं, तो जो डायनेमिक्स है यानी मूवमेंट जो है जानवरों का वो भी कम है। तो इनका शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हथियार जो आदि मानव यूज करते हैं वो उतने परिष्कृत नहीं होते, क्योंकि जानवर भी ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पा रहे हैं, तो उनको बड़े पत्थरों से ऐसे ही मारा जा सकता है। तो इस समय हथियार आपको जो दिखेंगे पुरापाषाण में वो बेढंगे टाइप के दिखेंगे, बस पत्थर मात्र की चीज़ें रहेंगी। मध्यपाषाण में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है तो जानवरों की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। इस वजह से क्या है कि हथियार भी थोड़े धारदार और छोटे होने लगते हैं, ताकि उनको दौड़ के मारा जा सके। और नवपाषाण कालीन में तो टेम्परेचर जो है वो बहुत अनुकूल हो जाता है, ठीक है। आपको चिड़िया और छोटे जानवर, हिरन, तेज़ दौड़ने वाले, ये सारे मिलेंगे। तो हथियार भी उसी हिसाब से, जैसे तीर मिल जाएगा आपको और छोटे पत्थर मिल जाएंगे जो नुकीले होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं नवपाषाण कालीन जो काल है वहाँ देखने को आपको मिलेंगी। तो ये एक छोटा सा डिवीज़न था जिसके बेसिस पे इन तीनों कालों को बाइफरकेट किया जा सकता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाणिक मानव जीवन की प्रमुख विशेषताएं थीं। पशुपालन, हाँ, ये नवपाषाणिक मानव की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्थायी निवास, बिल्कुल सही है, क्योंकि कृषि की शुरुआत हो चुकी है। ये तो मध्यकालीन में ही
मध्यपाषाण काल जो है वहीं पे कृषि की शुरुआत हो जाती है, बट उसका परिष्कृत रूप या कहिए कि उसको अस्तित्व मिलता है नवपाषाण काल में आके। तो जैसे ही कृषि की शुरुआत होगी तो लोग जहाँ खेती करेंगे वहाँ बसना पड़ेगा, तो जहाँ लोग बसेंगे वहाँ स्थायी निवास बनाएंगे, तो स्थायी निवास की भी शुरुआत हो जाती है। धातु कर्म का व्यापक ज्ञान, नहीं, एक तो ये धातु कर्म है और दूसरा लिख रहा है व्यापक ज्ञान, ठीक है, तो एक तो ऐसे ही गलत हो गया, धातु कर्म का कोई ज्ञान नहीं था उनको। फसलों की खेती, ऑफ कोर्स ये तो सही है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सूची को दूसरी सूची के साथ मिलाना है, और ये कह रहा है कि किस काल में कौन कौन सी खोजें हुई हैं। तो हम देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो जाती है, और नवपाषाण काल में फसल कटाई के औजार बनने लगते हैं, क्योंकि इसके लिए धार की ज़रूरत है, औजारों पे धार की। तो ये नवपाषाण काल की विशेषता है। तो नवपाषाण काल में फसल कटाई का औजार है। ताम्रपाषाण काल में ऑफ कोर्स ये तो तांबा ही होगा। और मध्यपाषाण काल में बचाइए आपका सूक्ष्म औजार। तो ऑप्शन आपका हो गया बी, यानी BDAC। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्हुदड़ो है, कोटडीजी भी है, सोहगौरा नहीं है। सोहगौरा जो है ये एक मौर्यकालीन, यहाँ से एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र मिला है, तो काइंड ऑफ ये मौर्यकालीन स्थल है। कौन? सोहगौरा। चन्हुदड़ो कहाँ है? चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, और कोटडीजी भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। वैसे एक बार हम मैप की सहायता से ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो साइट हैं वो इंडिया के किस किस पार्ट में पाई गई हैं, और ये हम सबका देख लेंगे, मतलब मध्यपाषाण काल से लेके और सॉरी पूरा पाषाण से लेके मध्यपाषाण होते हुए हम लोग नवपाषाण और फिर हड़प्पा और उसके बाद ताम्रपाषाण, ये सबको हम लोग एक बार मैप से देख लेते हैं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो साइट है, ये जो मैप आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं, इंडिया के पैलियोलिथिक साइट्स। तो एक बार हम मेजर चीज़ों पे ध्यान देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइट कहाँ कहाँ है। ये देखिए, यहाँ पे आपको डिडवाना दिखेगा, राजस्थान के आसपास, भीमबेटका, ललितपुर, समनपुर, गंगापुर, ये नेवासा है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है भीमबेटका, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो टाइम फ्रेम है वो देखते हैं। मेजोलिथिक साइट्स, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एक आध इम्पोर्टेंट साइट हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा सराय नहर राय, दमदमा और महदहा। ये सभी के सभी कौन से स्थल हैं? ये स्थल हैं मध्यपाषाणिक स्थल, और ये यूपी में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे आदमगढ़ है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में आएगा। तो ये मध्यपाषाण में आपको यही सारे साइट्स थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा साइट है नवपाषाणिक स्थल जो भी हैं। तो इसमें आप देखिए, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, और चिरांद बिहार में, इसके साथ कुलडिहवा जो है, ये आप बताइए
ये किस स्टेट में पड़ेगा? कुलडीहवा यूपी में पड़ता है। ये इलाहाबाद के दक्षिणी साइड में कुलडीहवा पड़ता है। और कुलडीहवा में आपको गोलाकार झोपड़ियाँ मिलेंगी, है ना। और ऐसा माना जाता है कि विश्व में प्रारंभिक चावल की खेती का प्रमाण यहीं से कुलडीहवा से ही मिला था। इसके अलावा यहाँ पे आप केरल के आसपास देख सकते हैं हालूर और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। ये इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट यानी नवपाषाणिक संस्कृति के स्थल हैं भारत के। अपना जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम है वो है चालकुलिथिक साइट यानी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। तो ये देखिए, ये बिहार में आपको चिरान मिल जाएगा, यूपी में इलाहाबाद के पास। ये फिर से कुलडीहवा चालकुलिथिक साइट में भी आ रहा है। उसके बाद गिलगंड है, आहार है और कायथा है। कायथा जो है ये एमपी में आ जाएगा। और जो आहार संस्कृति है ये राजस्थान की है। और इसके साथ महाराष्ट्र की संस्कृति में आप देखेंगे तो नेवासा, इनाम गांव और जोरवे ये महाराष्ट्र में आ जाएंगे। इसके बाद मस्की, पिकलीहल, हल्लूर और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक के हैं। तो ये हमारे ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल हैं। नेक्स्ट में हम हड़प्पन को देखते हैं। ओके, हड़प्पन साइड में आप देखेंगे कि एक तो आपको ये पश्चिमी भारत जो है, मतलब कह लें इसका पूरब की तरफ विस्तार नहीं है हड़प्पन साइड का। ये आपको दिख रहा होगा मैप पे। और इसमें आप देखिए रोपड़ जो स्थल है वो पंजाब का है, राखीगढ़ी हरियाणा का है, बनावली हरियाणा का है, कालीबंगन ये राजस्थान का है, आलमगीरपुर यूपी हो गया, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपको दिख रहे होंगे पाकिस्तान में है। आप साथ के साथ इनकी पोजीशन भी देखते जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कई बार क्या होता है कि इन साइड्स को उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, पूरब तो पश्चिम नहीं पूछेगा बट उत्तर से दक्षिण क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने के लिए। तो मोहनजोदड़ो यहाँ है, चन्हूदड़ो यहाँ है, और आपको ये दिख रहे होंगे कि ये पाकिस्तान में है। उसके बाद धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रोजदी, रंगपुर और देसलपुर ये गुजरात के स्थल हैं हड़प्पन। तो इस तरीके से हमने मैप पर जितनी संस्कृतियां हैं पूरा पाषाण काल से लेके हड़प्पा तक, उनको हमने मैप पर लोकेट कर लिया है। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जब भी इन स्थलों के नाम आएंगे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा कि ये स्थल कहाँ लोकेटेड है, और क्वेश्चन को टैकल करने में आसानी होगी। अब हम वापस चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया था, जहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट, किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान जो हैं वो आपको मिले हैं कालीबंगन में, और कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ से ये बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ से फर्श बनाने से के लिए सजावटी ईंटें मिली हैं, सजावटी ईंटें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा कालीन कांसे का रथ जिसमें 2 बैल जूते हैं किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 बैलों की मतलब 2 बैल हैं और एक अधनंगा आदमी इसको चला रहा है, मतलब उसने ऊपर कुछ नहीं पहना है और वो इनको चला रहा है, और ये एक मूर्ति है। तो ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ये है दैमाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृतियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं, और ये शायद मेरे ख्याल से ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको संस्कृतियाँ दी हुई हैं आहार, कायथा और जोरवे। तो आहार जो है, जैसा हमने बात किया था, मैप पर देखा था कि आहार राजस्थान का है, कायथा संस्कृति जो है वो एमपी की है, और जोरवे जो है वो है महाराष्ट्र का। तो अब आप आसानी से इसके आंसर पे पहुंच सकते हैं कि इसमें आंसर कौन सा होगा। सबसे ऊपर कौन सा आएगा? सबसे ऊपर आएगा आहार,
फिर आएगा MP मतलब कायथा, और फिर आएगा जोरवे, यानी 1 2 3 उत्तर से दक्षिण की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। समभंग, अभंग और त्रिभंग शब्द संबंधित हैं। तो समभंग, अभंग और त्रिभंग जो शब्द हैं ये नृत्य मुद्रा से संबंधित है। इसमें क्या है, ये जो वर्ड्स हैं ये समझिए कि ये एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है और ये एक सेंटर के थ्रू, ह्यूमन के बॉडी के सेंटर के थ्रू पास होने वाली लाइन है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लीजिए कि CG से पास होने वाली लाइन है, तो अगर नृत्य में कई बार क्या होता है कि हम तरह तरह की मुद्राएं बनाते हैं, तो अगर इस सेंटर के लाइन से आपका सिर और आपके हाथ पैर दोनों ये बिल्कुल आइडेंटिकली रूप से बीचों बीच कट रहे हैं, ऐसी कोई मुद्रा बन रही है, तो उसको बोलते हैं समभंग। नाम से भी पता चल रहा है, सम मतलब बराबर, भंग मतलब टूटा हुआ, यानी आधा इधर आधा इधर, इस तरीके की पोजीशन, तो वो समभंग है। अभंग होता है कि जो सिर है वो इधर हो जाए, एक हाथ ऐसे हो जाए, इसको मैं फिर से बना देता हूँ। अभंग, सिर इधर है, एक हाथ ऐसे है, दूसरा हाथ ऐसे है, ठीक है, पैर भी इस तरीके के हैं, मतलब कि जो लाइन है वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं जा रही है, टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, ठीक है, तो वो अभंग है। और त्रिभंग है कि ये 3 जगह से लाइन ये ऐसे ऐसे क्रॉस करे, मतलब सिर इधर, कमर इधर, पैर कुछ अलग डायरेक्शन में मुड़े हुए, तो वो त्रिभंग हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सारी नृत्य मुद्राएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के लोग इनमें से किनका उपयोग जानते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो सोना, तांबा और कांसा का उपयोग तो जानते थे, लेकिन लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। तो आंसर हो जाएगा C। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा हड़प्पा स्थल भोगवा नदी के किनारे बसा है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। भोगवा नदी के किनारे जो है वो लोथल बसा था, लोथल। और आपको पता है लोथल गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल का एक बंदरगाह शहर था लोथल। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन E, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर मोहरों में चित्रित नहीं था? हड़प्पा काल के लोग एक मोहर बनाते थे जिस पर कई बार कुछ जानवरों के चित्र रहते थे, ठीक है, उसमें गाय का कभी भी चित्रण नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, गाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन चुने। यह मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, सही बात है। धार्मिक तत्व मौजूद थे परंतु जीवन पर हावी नहीं थे, ये बात भी सही है। और कपड़ा बनाने हेतु कपास का उपयोग होता था, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त था? तो दिए गए ऑप्शन में जो धौलावीरा है वो 3 भागों में विभक्त था। और धौलावीरा के बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे विशाल जलाशय पाया गया है, जलाशय। ध्यान रखिएगा कि स्नानागार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यहाँ बात हो रही है जलाशय की, यानी तालाब टाइप, ठीक है। तो ये पाया गया है धौलावीरा से, विशाल जलाशय। और यहाँ की जो जल संचयन प्रणाली थी, यानी पानी को स्टोर करने का, वो तकनीक बहुत अच्छी थी धौलावीरा की। और हड़प्पा संस्कृति के ये तीनों चरणों को दिखाता है धौलावीरा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो ये लोथल था, ये सबको पता है।
लोथल के बारे में थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि लोथल नगर जो है ये बाकी हड़प्पन स्थल की तरह बाकी हड़प्पन स्थल जो है वो 2 भागों में विभक्त थे, बट लोथल जो है ये 6 हिस्सों में विभक्त था। और यहाँ पे एक मतलब ये तो सबको पता है कि ये एक बंदरगाह नगर था और इसके साथ ही यहाँ पे मोती का कारखाना था, ठीक है। और लोथल में घर के दरवाजे जो हैं वो सड़क पर खुलते थे। तो इसका पॉसिबल रीज़न ये है कि चूँकि यहाँ बंदरगाह था तो ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था यहाँ पे लोथल में, और ट्रेड होने के लिए घर घर में सामान रखने के लिए दरवाजे का सड़क पर खुलना ज़रूरी था। इसलिए शायद इस तरीके की व्यवस्था थी यहाँ पे कि जो दरवाज़ा है वो रोड पर खुलता है, बाकी हड़प्पन स्थल में दरवाज़ा जो है वो पीछे साइड खुलता है, ठीक है। और यहाँ पे हड़प्पा काल में क्या होता है कि यहाँ पे जो दोहरा सावधान है, यानी 2 शवों को एक साथ दफनाने की जो परंपरा है वो लोथल में दिखती है हड़प्पा काल में, और प्रागैतिहासिक काल में ये दिखती है महदहा में। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो पूर्व वैदिक काल में भूमि का जो स्वामित्व है वो संपूर्ण कबीले का था, क्योंकि भूमि कोई ऐसी चीज़ उस समय नहीं थी जिस पर किसी व्यक्तिगत आदमी का अधिकार हो। ये सारे समाज की संपत्ति थी भूमि, तो संपूर्ण कबीले का स्वामित्व था उसके पास। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक काल से संबंधित सामाजिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का कोई चिन्ह नहीं था, सही बात है। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, ये ठीक है, ये सही, इसको मैंने सही बात इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी और वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार था नहीं, पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें इंक्लूडेड है ए प्लस सी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वैदिक भारत के राजनीतिक ढांचे का कौन सा बढ़ता हुआ क्रम सही है? अच्छा, तो देखिए, सबसे छोटा होता था कुल, कुल के स्वामी होते थे कुलपा, उसके बाद ग्राम, फिर होता था विस, फिर जन, और तब राष्ट्र। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक कालीन शब्द गवयुति का क्या अर्थ है? तो गवयुति का जो अर्थ है वो है दूरी की माप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, किस नदी का ऋग्वैदिक नाम अस्किनी है? तो अस्किनी जो है वो चिनाब का नाम है, ऑप्शन सी चिनाब। रावी को क्या कहते थे? रावी को कहते थे परुस्नी। और व्यास को क्या कहते थे? व्यास को कहते थे विपाशा। इसके साथ साथ और सारी नदियों का भी नाम हम देख लेते हैं। झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। सतलज को सतुद्री के नाम से या सुतुद्री के नाम से जाना जाता था। गंडक नदी, इसको सदानीरा कहते थे, सदानीरा। और बचा कौन? एक बचा घग्गर, तो घग्गर को दृष्टद्वती कहते थे, दृष्टद्वती। ये नदियों के प्राचीन नाम हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण को, जो जल देवता है, और इनको ऋत का मतलब होता है नैतिक नियम, इनका संरक्षक कहा जाता था वरुण को। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीनतम विवाह संस्कार कितने प्रकार के होते थे?
तो प्राचीनतम जो विवाह संस्कार हैं वो 8 प्रकार के हैं। ऑप्शन सी। तो कौन कौन से हैं ये हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह है कि पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, जिसमें ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया है। दूसरा विवाह है दैव। दैव विवाह वो विवाह है जो कन्या की सहमति से होता है। तीसरा है आर्स। आर्स विवाह, ये कन्या पक्ष को यानी लड़की के परिवार को गिफ्ट वगैरह दे दिया जाता था और तब शादी होती थी, तो उस विवाह को बोलते थे आर्स। नेक्स्ट है प्रजापत्य। तो प्रजापत्य जो शादी है, ये कोई जो लड़का पक्ष है वो धनी हो या शक्तिशाली हो और वो लड़की से शादी कर ले जिसमें लड़की की सहमति जरूरी नहीं थी, तो ऐसे शादी को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट है गंधर्व। जो मॉडर्न लव मैरिज का कंसेप्ट है वो गंधर्व विवाह कहलाता था। और बाकी जो 3 विवाह हैं वो बहुत ही निकृष्ट किस्म के हैं, जैसे असुर। तो इसमें कन्या को खरीद कर शादी जो कर ली जाती थी वो असुर विवाह कहलाती थी। उसके बाद राक्षस, इसमें लड़की का अपहरण कर लिया जाता था। और उसके बाद नेक्स्ट है पैशाच, पैशाचिक शादी यानी पैशाचिक विवाह। इसमें कन्या की बेहोशी वगैरह की हालत में उसके साथ गलत काम करके और उसको मजबूर कर दिया जाता था कि वो शादी कर ले, तो ये विवाह पैशाचिक विवाह कहलाता था। तो इस प्रकार 8 विवाह जो हैं, 8 प्रकार के विवाह ये प्रचलित थे प्राचीन भारत में। और इनका वर्णन कहाँ है? इनका वर्णन है गृह सूत्र में। गृह सूत्र में इनका वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित दर्शनों में से कौन से अपने दृष्टिकोण में भौतिकवादी थे? भौतिकवादी यानी भौतिकवादी कहने का मतलब है कि ये जो दर्शन है ये इस जीवन और जगत का मूल कारण ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है, और ईश्वर को भी नहीं मानते। और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ये मानते हैं कि जीवन और जगत का क्या हुआ है, कणों से विकास हुआ है, यानी भौतिक एलिमेंट से विकास हुआ है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो जो दर्शन इस कंसेप्ट को मानते हैं कि जीवन और जगत का विकास ऐसे पार्टिकल से हुआ है जिनमें आत्मा मौजूद नहीं है, यानी वो जो निर्जीव हैं उनसे हुआ है जीवन का विकास, तो वो दर्शन भौतिकवादी कहे जाते थे। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन से दर्शन भौतिकवादी थे? तो सांख्य, हाँ, ये एक भौतिकवादी दर्शन था। मीमांसा नहीं, मीमांसा वेदों को बहुत मान्यता देते थे और कर्म कांड में बिलीव करते थे वेदों के, तो ये भौतिकवादी दर्शन नहीं था। वैशेषिक, ये भौतिकवादी दर्शन है। आपको पता होगा कि वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कनाद थे और सबसे पहले इन्होंने ही एटम या मॉलिक्यूल का कंसेप्ट दिया था। और फोर्थ है लोकायत, जिसके प्रणेता हैं चारवाक, ये भी भौतिकवादी थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में लोग निम्नलिखित में से किसके या किनके अभ्यस्त थे? तो उन्होंने घोड़ों को पालतू बनाया, सही है। उन्होंने युद्ध रथों और आरेदार पहियों का उपयोग किया, ये भी सही है। और ये पशु बलि देते थे, ये भी सही है। देखिए, आरेदार पहिया क्या होता है? पहले जब पहिया का निर्माण हुआ तो बीच में एक होल हो गया जिससे ये लोग पाइप वगैरह निकाल के उसको घुमाते थे, और बाकी जो स्पेस है इसमें मास था, मतलब पूरा ये सॉलिड है। लेकिन जो आर्य आए उन्होंने एक्स्ट्रा मास को निकाल दिया बीच से और कहिए कि स्पोक टाइप का ऐसा यूज किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इनके रथों की गति बढ़ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने आरेदार पहियों का उपयोग किया और ये पशु बलि देते थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के सभी सही हैं, 1 2 3 सभी। आगे चलते हैं। सही युग्मों पर विचार करें। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से युग्म सही हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि है क्या। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैतवाद, ये है क्या। ये एक्चुअली ईश्वर और जगत, या यूँ कहे कि जगत में मानव, उनके बीच के संबंध की बात है इन सब में। जैसे द्वैताद्वैत, ये द्वैत प्लस अद्वैत से मिलकर बना है। द्वैत का मतलब कि दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें अगर होंगी तो उनको द्वैत कहा जाएगा। और अद्वैत का मतलब कि दोनों चीज़ें ये अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। तो जो द्वैताद्वैत है ये मिल के बना है द्वैत प्लस अद्वैत से। और इसका मतलब ये हुआ कि संसार जो है वो ईश्वर से भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। और इसके संस्थापक कौन, मतलब इस विचार के प्रणेता कौन है, तो निम्बार्काचार्य हैं। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, विशिष्टाद्वैत। देखिए विशिष्टाद्वैत जो है ये है रामानुजाचार्य का, ये बिल्कुल सही है। और ये क्या कहता है विशिष्टाद्वैत, कि जगत और जीवात्मा ब्रह्म से ही निकले हैं। ठीक है, मतलब द्वैत तो है, दोनों अलग तो हैं, लेकिन एक विशिष्ट रूप में है। ये निकले हैं ईश्वर से ही, मतलब जो मानव है उसकी उत्पत्ति ईश्वर से ही हुई है। ये रामानुजाचार्य का कहना था और वो विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक थे। शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत जो है ये मिलके बना है शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल एक ही है, मतलब जो जीव है वो ब्रह्म से ही मिलके बना है, ब्रह्म का ही अंश है, ये कहना था शुद्धाद्वैत का। और इसके प्रतिपादक जो हैं वो मध्वाचार्य नहीं है, इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं वल्लभाचार्य। और इनके संप्रदाय को क्या कहा जाता था, पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य के संप्रदाय को। तो शुद्धाद्वैत जो है वो वल्लभाचार्य का है। और द्वैतवाद, द्वैतवाद जो है ये है मध्वाचार्य का। द्वैतवाद जो है ये मध्वाचार्य का है। और ये मध्वाचार्य ने इसको शंकराचार्य के विरोध में दिया था, क्योंकि शंकराचार्य का कहना था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है वो नापर। मतलब ब्रह्म सत्य है और ये जगत सब मिथ्या है, ये सब गलत है, माया है। ठीक है, और जीव ही क्या है, ईश्वर है, ये कहना था शंकराचार्य का। तो इसके ओपोजिशन में मध्वाचार्य ने दर्शन दिया था अपना द्वैतवाद का, कि नहीं सब बहुत बकवास बात है, ईश्वर ईश्वर है, मानव मानव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए तो इसमें आंसर आपका कौन सा निकलेगा, कौन कौन सा सही है। तो इसमें सिर्फ 1 और 3 सही है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 3, मतलब द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का और विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का। यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है, बट कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, ईश्वर संसार है और ईश्वर में मेरी आत्मा है का दर्शन निहित है। ये दर्शन जो निहित है ये उपनिषदों की बात है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय दर्शन में कुल कितने प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। तो भारतीय दर्शन में कुल 6 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, और जिनके नाम है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिस चीज़ को भी हम सेंस कर पाते हैं अपने इंद्रियों से, यानी आँख, कान, नाक, जीभ, इन सब से,
तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। प्रमाण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप कैसे प्रूफ करिएगा कि ये चीज़ सही है, तो उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है प्रमाण। तो पहला हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण अपने सेंसेस से। दूसरा है अनुमान, यानी आप इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे हैं किसी बात का। जैसे फेमस एग्जांपल है कि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और आपने एक जंगल से धुआं निकलते हुए देखा। अब आप बहुत दूर हैं, आपको आग दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपने कह दिया कि जंगल में आग लगी है। तो ये आपने अनुमान से कहा, क्योंकि आपको पहले से पता था कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। नेक्स्ट है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है किसी विश्वसनीय व्यक्ति की बातों पे बिलीव करना, तो वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उपमान। उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन करना। जैसे किसी ने नीलगाय नहीं देखा हो और आप ये कह दें कि नीलगाय गाय जैसी दिखती है, और अगर वो व्यक्ति जंगल में जाता है और उसको गाय जैसे एक क्रिएचर दिखता है, तो वो ये जान जाएगा कि ये नीलगाय है। तो ये उपमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि आपसे ये कहा जाए कि मोटा देवदत्त है वो दिन में नहीं खाता, तो ये क्या है, अगर वो दिन में नहीं खाता है तो फिर क्वेश्चन उठेगा मोटा कैसे है, तो कोई भी ये बता देगा कि भाई रात में खाता होगा। तो ये जो आपने बोला ये रात में खाता होगा, यही अर्थापत्ति प्रमाण है। ओके, नेक्स्ट हमारा है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि प्रमाण का मतलब है कि कोई चीज़ यहाँ पे एब्सेंट है, इस चीज़ का ज्ञान, ठीक है, वो अनुपलब्धि प्रमाण के अंतर्गत आएगा, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, तो मेरे पिक्चर के एब्सेंस को आप जिस प्रमाण से प्रूफ करिएगा वो अनुपलब्धि प्रमाण कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन षड दर्शन का भाग नहीं है? तो षड दर्शन का जो भाग है वो कौन नहीं है, देखते हैं। देखिए षड दर्शन में 6 दर्शन आएंगे, कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये षड दर्शन के पार्ट हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में सांख्य दर्शन षड दर्शन का भाग है, वेदांत भी है, योग भी है, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले 30 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे वीडियो के। तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।